गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अमन गुड आफ्टरनून, रोशन गुड आफ्टरनून, दिलीप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सुशील, गुड मॉर्निंग संजीवन, गुड मॉर्निंग सुशील कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग मैम आप पटना जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो आप ऐप पे क्लास होगी? यस, पटना जाएंगे, ऐप पे बिल्कुल क्लास चलेगी, डोंट वरी। क्लासेस जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगी। मैम आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बस कोल्ड हो रखा है, जुकाम हो रखा है, वो तो चलता रहता है, कल कुछ ज्यादा ही हो गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इतने सारे गुड मॉर्निंग। अंकित तिवारी गुड मॉर्निंग, देवाशीष गुड मॉर्निंग, शिवम तिवारी गुड मॉर्निंग, कृष्ण कुमार साहू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वरुण गौरई, कमल जी गुड आफ्टरनून, गिरीश राम कटे गुड आफ्टरनून। मैम आप कल वीकनेस फील कर रही थी, आज ठीक है ना? हाँ अभी ठीक हूँ, थोड़ी अभी ठीक है। आपके बैच में क्लास लगवाई है बस सिर्फ मैंने आज, इसके बाद और एक एमसीक्यू वाले बैच में, प्रैक्टिस बैच में क्लास लगवाई है। गुड आफ्टरनून। चलो इतने सारे गुड आफ्टरनून आ गए। आप लोगों का सही है, घर बैठे ही क्लासेस कर लेते हो, है घर बैठे ही पढ़ लेते हो। हम ठीक है मैम, आप बताइए। हाँ मैं भी ठीक हूँ अभी। तो सब ठीक चल रहा है तुम्हारा? अच्छे से पढ़ाई समझ में आ रही है? फिर मैम आपकी हेल्थ ओके है ना? हाँ भी ठीक है मैम। दो डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं आप डाउट, डोंट वरी। मैम एसएससी के लिए क्या डीप से पढ़ना पड़ता है? नहीं, आप जो अभी साइंस जो पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए वो मोर देन इनफ है, ठीक है मैम। एमआरएनए मैसेज कहां से लेकर आता है बच्चों? सेल के कंपोनेंट से, कि किसके पास कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। नरेश नायक प्रणाम मैम, आज पहली बार लाइव क्लास आया हूं। ओके योगेश मैम, तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मैम। पीडीएफ सेल की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आप ले सकते हैं ऐप से, और इस पीडीएफ से अच्छा अपने नोट्स खुद बनाया करें, कुछ याद होगा तुम लोगों को। मैम न्यू ज्वाइन किया है, ओके फिर आपका वेलकम है टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे। मैम जी सोशल एमसीक्यू ग्रुप डी का टाइम पता नहीं चल रहा है। ग्रुप डी वाले का जो टाइमिंग है वैसे तो वो 5 से 6, बट आज मैंने 2 से 3 लगवाया क्योंकि सैटरडे था और स्टूडियो बहुत सारी क्लासेस सैटरडे को ऑफ रहती है ना, इसलिए तो आज 2 से 3 पढ़ेंगे हम उसमें एमसीक्यू। मैम कल क्लास होगी क्या? नहीं, संडे को क्लास ऑफ रहती है, बट कल मेरी साइंस स्पेशल 3 में एक चैप्टर फंसा हुआ आई वाला, तो आई वाला क्लास उसमें लूंगी, साइंस स्पेशल 3 में लूंगी, ठीक है। हाँ कल नेक्स्ट वीक में आपकी डोंट वरी, आपकी केमिस्ट्री की ही क्लासेस चलेंगी। रंजीत कह रहे हैं मैम हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास होगी या नहीं? किस बैच की बात कर रहे हैं आप? हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री की क्लासेस तो चल रही हैं, आज सर आए हुए हैं। मैम लिखने के लिए टाइम दीजिए करें। लिखने के लिए टाइम दूंगी तो फिर सिलेबस कब कंप्लीट हो पाएगा? लिखने के लिए टाइम नहीं, आप वापस देख सकते हैं। चलो मैम समझ में आया मैम। पीडीएफ नहीं है एनटीपीसी 2 बैच में, एनटीपीसी 2 बैच में पीडीएफ नहीं है, तो बोल के एक बार पूनम को बोल के डलवा दीजिए। मैम एंडोक्राइन सिस्टम की पीडीएफ नहीं है। सर एक पेन दे दीजिए, मैं नोट कर लूँ ना बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है जिस। अच्छा एक बार मुझे आप बता दीजिए कि किस किस बैच में आपकी कौन कौन से चैप्टर की पीडीएफ नहीं है, तो मैं वो सब अपलोड करवा देती हूँ। एक बच्चे से पूछा है, एक ने पूछा है, अच्छा एक पूछ रहा है कि मैम चॉकलेट में निकिल और लेड क्यों डाला जाता है? चॉकलेट के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है और चॉकलेट में स्मेल, चॉकलेट को सड़ने से बचाने के लिए डाला जाता है। एक एनटीपीसी में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री नहीं चलेगा, एनटीपीसी में साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है, तो साइंस का ही वो उसमें क्रैश कोर्स में हमने करवाया है, ठीक है। एक बच्चे ने मैम मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, आप फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए, हो जाएगा। मैम मैंने आपका सारा वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा टाइम पास नहीं हुआ है, अब मैं आपका सारा वीडियो देख लूंगा। ओके चलो, एक ने बोला कि मैम सेल की वीडियो पीडीएफ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कौन सा, और कौन सा, एमसीक्यू बैच में भी पीडीएफ नहीं है, केमिस्ट्री का पूरा वीडियो नहीं है। अभी मैं चेक कर लेती हूँ, अगर पूरा नहीं है तो वापस से अपलोड करवा दिया जाएगा। सेल एंड टिश्यूज डेथ विद लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, सेल एंड टिश्यू लिविंग बॉडी, आई डोंट नो, आप बायोलॉजिकल डेथ तो नहीं बोल रहे हैं आप?
मैम साइंस स्पेशल 4 में एंडोक्राइन की नहीं है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का नहीं है, ये भी मैंने नोट कर लिया। साइंस स्पेशल 5 में, अच्छा ठीक है, पॉलिटी का भी नहीं है GS 5 में, ठीक है। मैम चॉकलेट खाने से किडनी में स्टोन बनता है। कल की क्लास, कॉल की क्लास 5 मिनट में डाल दो। आई डोंट नो आप लोग क्या लिखते हैं यार, कॉल की क्लास क्या क्या लिखते हो आप लोग है। एंडोक्राइन सिस्टम की लिख ली मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम का लिख लिया, साइटोलॉजी का लिख दिया और लिख दिया कि केमिस्ट्री की जो 2nd नंबर क्लास है वो अच्छे से नहीं चल रही है साइंस स्पेशल 4 में, ओके। और MCQ वाले बैच में भी 1-2 PDF नहीं है। मैम शुगर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कल बताया था मैंने, सुक्रोज होता है, सुक्रोज। चलो अब होगी सारी बातें, ठीक है। अब हम पढ़ाई करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 पे था मोनोसैकेराइड, नंबर 2 पे था डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है पॉलीसैकेराइड। आज हमें पढ़ना है बच्चों पॉलीसैकेराइड। और मैंने बताया था पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जहां पर एक या एक से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा जब कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ती हैं तो वो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती हैं। जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट सॉरी जब 2 या 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ती हैं तो वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। इसका पहला एग्जांपल था बच्चों जो हमने कल पढ़ा था, वो था स्टार्च। स्टार्च, और स्टार्च मैंने बताया था कि स्टार्च किस किस में होता है। मैम आपने बताया था आलू में स्टार्च होता है, मक्के में स्टार्च होता है ना, जो आप मीज खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, और ऐसे आपने जो चावल खाया है, चावल में भी क्या होता है, राइस में भी क्या होता है, चावल में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब दूसरा मैंने एक पॉइंट और बताया था स्टार्च से कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे बॉडी में कहां होता है, स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में कहां होता है। तो आप क्या बताओगे कि हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। पढ़ाया था ना मैंने, माउथ में होता है। और माउथ में कौन करता है, तो आप बताओगे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज करता है। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन कहां होता है। आप बताएंगे कि हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ में होता है। और कौन करता है, तो आप बताएंगे वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट मैंने बताया था स्टार्च काम आता है मेडिसिन बनाने में। क्या बनाने में, मेडिसिन बनाने में, दवाइयां बनाने में। और दवाइयां बनाने में कैसे काम आता है, तो मैंने आपको कल बताया था कि आप जब बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर कैप्सूल देता है। ऐसे कलरफुल कैप्सूल्स होते हैं ना, जैसे कैप्सूल होता है उसके अंदर एक व्हाइट वाला पार्ट होता है, एक रेड वाला पार्ट होता है। तो कैप्सूल के बाहर जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो स्टार्च की बनी हुई होती है। याद रखिएगा। तो दवाइयों में जो कैप्सूल की मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, वो बनती है मैम स्टार्च से बनती है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्च से इतने सारे आपको पॉइंट्स याद रखने थे। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल होता है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है और जिसको बड़े अच्छे से कॉपी में आपको नोट करना है स्टार लगा के, कि जो स्टार्च होता है वो रिजर्व फूड होता है। वो क्या होता है, वो रिजर्व फूड होता है, संग्रहित खाना होता है। अब किसका रिजर्व फूड होता है, तो आप बताएंगे वो प्लांट्स का रिजर्व फूड होता है। आप देखो रिजर्व फूड का मतलब क्या होता है। हम हमारी बॉडी में, या मैम स्टार्च बेसिकली होता क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए अब आप ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टार्च बेसिकली होता क्या है, जब मैं लिख रही हूँ कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है तब क्या पूछ रही है ऐसा। देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। हम हमारे गाड़ी में और बाइक में हम पेट्रोल या डीजल को रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व करके क्यों रखते हैं, ताकि
कभी इन फ्यूचर हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल की कमी हो जाए और हम वो रिजर्व पेट्रोल डीजल काम में ले लें। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वो अपना जो फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं कि किसी दिन कोई सनलाइट नहीं आई तो किसी दिन अगर खाना नहीं बन पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, या जब प्लांट के अंदर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बन जाता है तो वो उसकी जड़ों में आकर स्टोर हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना रिजर्व फूड कौन सी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रखते हैं? आप बताओगे वो स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं। कहां होता है उनका स्टोर फूड? आप बताओगे उनकी जड़ों में होता है, उनकी रूट्स में होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले से स्टार कर दिया है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हाँ, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपका पेड़ पौधे हैं उनका रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है। आप क्या बताएंगे? उनका रिजर्व फूड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। और कहां पर होता है? उनकी जड़ों में होता है, उनकी जड़ों में होता है। ठीक है, चलो ये पहला एग्जाम्पल था आपका किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का। और कौन से कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड। अब नंबर 2 पे आती है आपकी, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल आता है बच्चों, सेल्यूलोज। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है? सेल्यूलोज। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सेल्यूलोज से, और बहुत बार एग्जाम में बनता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। हमारा बॉडी कौन सी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आपका आंसर क्या होगा? आप बताएंगे इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज। तो आप याद रखिएगा कि मानव के शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। मानव के शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकता है, आप क्या बताएंगे? वो सेल्यूलोज है। अब बात आती है सेल्यूलोज कहां होता है? आप बताओगे प्लांट्स में होता है। और प्लांट्स के किस पार्ट में होता है? आप बताओगे प्लांट की सेल वॉल में होता है, प्लांट की कोशिका भित्ति में होता है। प्लांट की कौन सी वॉल में, कौन सी मेम्ब्रेन में? आप बताओगे प्लांट की सेल वॉल में, जो सबसे आउटर होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे नेक्स्ट कि जो आपका सेल्यूलोज होता है वो प्लांट के अंदर जो है वो डेड फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है? वो डेड फॉर्म में होता है, वो मृत भाग होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि सेल्यूलोज एक टाइप का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, हमारे बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट बताएंगे कि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। और ये जो आपका सेल्यूलोज है ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर कौन सा शर्करा होगा? आप बताएंगे वो सेल्यूलोज होगा। ठीक है, हाँ, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। हमारे बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे बॉडी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप याद रखोगे कि प्लांट का डेड पार्ट होता है। और इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? वो सेल्यूलोज होता है। आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर है तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल यहां पर आप लिखेंगे। सेल्यूलोज के बाद तीसरा एग्जाम्पल आता है यहां पर बच्चों ग्लाइकोजन। 3 नंबर पर आप लिखेंगे ग्लाइकोजन। 3 नंबर पे आएगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है? तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन भी क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन। अब ये कहां होता है ग्लाइकोजन? आप बताएंगे कि हमारे बॉडी का जो रिजर्व फूड है, क्या स्टोर फूड है, या जो हमारा संचित खाना है, या हमारा जो संग्रहित खाना है, वो किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये रिजर्व फूड है किसका? तो आप बताएंगे ह्यूमन बीइंग्स का। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसका संग्रहित खाना या संचित खाना कौन सी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है? आप क्या बताएंगे? कौन सी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। प्लांट्स का किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट का कहां पे होता है? तो आप क्या बताएंगे? प्लांट की जड़ों में होता है। और यहां पर कहां होगा? आप बताओगे कि हमारा जो रिजर्व फूड होता है वो हमारे लीवर के पास होता है, हमारे जिगर या हमारे यकृत में होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। किस टाइप की? एक पॉलीसैकेराइड टाइप की कार्बोहाइड्रेट है। ये इसको स्टोर कौन करता है हमारे बॉडी में? आप बताएंगे। इसको स्टोर करता है हमारा लीवर, हमारा यकृत इसको स्टोर करता है। राइट। ये तीनों एग्जाम्पल किसके आ गए? तो आप क्या बताएंगे? तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। नेक्स्ट आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं यहाँ पर, काइटिन, CHITINE। ये काइटिन भी लिख सकते हैं। और ये किस में होता है? तो ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये इंसेक्ट्स में भी होता है और प्लस जो आपकी फंजाई होती हैं, जो आपकी कवक होती हैं, कवक जो कवक होते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर काइटिन पाया जाता है। तो आप ये 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे बच्चों। कौन कौन से? एक बार फिर रिपीट करूं। पहला है आपका स्टार्च, दूसरा है आपका सेलुलोज, तीसरा है ग्लाइकोजन और चौथा है काइटिन। ये चारों क्या होते हैं? ये चारों के चारों मैम एक टाइप के पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये इनमें से हमारे बॉडी में कौन से का डाइजेशन नहीं होता? सेलुलोज का। और आलू में क्या होता है? आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा। चावल में क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं चावल में प्रोटीन होता है, चावल खाने चाहिए। देखिए चावल में कोई प्रोटीन नहीं होता, चावल में होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा होता है वो? आप लिखेंगे वो स्टार्च होता है। वो कौन सा? स्टार्च होता है। ठीक है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो थे, इनके आपके टाइप्स कंप्लीट हो गए। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ा कि मैम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर आपस में कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनको आप कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और पर डे हमें इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। कितना ग्राम तो मैं लिखवा चुकी हूं। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। मैम हम लैक्टोज खाते हैं, माल्टोज खाते हैं, हम स्टार्च खाते हैं, हम ग्लूकोज खाते हैं, हम फ्रक्टोज खाते हैं, हम सुक्रोज खाते हैं। फिर आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आपसे पूछे टेबल शुगर किसको बोलते हैं, माल्ट शुगर किसको बोलते हैं, आलमंड शुगर किसको बोलते हैं, सुगरकेन शुगर किसको बोलते हैं, फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, ये सब आपको बातें याद रखनी है। ठीक है। और प्लांट का रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च कहां पे? जड़ों में। एनिमल्स का या ह्यूमंस का स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और कहां पे होता है? हमारे लीवर में। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनका जो रिजर्व फूड या उनके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? उनके अंदर काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइट। अब बात आती है कि इन कार्बोहाइड्रेट को हम क्यों खाते हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करती है, इनका वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करेंगी हमारे बॉडी में, इनका वर्क क्या है या इनका फंक्शन क्या है। तो आप बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है, क्या जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जो हमारे कार्य करने की क्षमता है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता है उसको क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है। हम सारा दिन काम करते रहते हैं। आप अभी अपने मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो, आप कोई चीज सुन रहे हो, कुछ चीज समझ रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को काम में ले रहे हो। और ब्रेन के पास काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। तो हमारे बॉडी में जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, जो काम करने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? उसको इंक्रीज करने का काम आप बताएंगे वो कौन करता है? वो बताएंगे आप, आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। तो अगर आपके बॉडी में किसी दिन कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर मैम डेफिशिएंसी का मतलब है यहां पर कमी। अगर इनकी कमी हो गई तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? मैम हमारी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी कार्य करने की क्षमता, तो हम कोई भी काम करेंगे तो हमें थकान महसूस होगी, बहुत इजीली हमें थकान होगी, हमारी मसल्स के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी और हम प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और हमारा बॉडी जो मशीनरी है, जो फंक्शनरी सिस्टम्स है, वो सारे रुक जाएंगे। तो आप याद रखेंगे बच्चों यहां पर कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आपने सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो हमारा जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो हमारी कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। ये आपको इतने सारे पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखने थे। अब जो दूसरा न्यूट्रिएंट है आपका वो आता है प्रोटीन। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप इसके बाद प्रोटीन, 2 नंबर पे लिखेंगे आप प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट
यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा लिखेंगे आप प्रोटीन्स। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? आप बताओगे इट इज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स। फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन्स है बच्चों वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो प्रोटीन है उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि जो प्रोटीन्स है उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल होती है। राइट। प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं? अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो प्रोटीन बेसिकली हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करवाते हैं। किसका काम करवाते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करवाते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स? आप बताएंगे वो कौन से होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बोन्स और मसल्स के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके किसके? बोन्स प्लस मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं और हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं। क्या? आप बताएंगे प्रोटीन्स। आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? आप बताएंगे वो कार्बोहाइड्रेट है। बट हमारे बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हमारे जो टिश्यूज है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करवाने वाला कौन सा न्यूट्रिएंट है? आप बताएंगे कि वो प्रोटीन होते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि जो प्रोटीन है उसकी खोज किसने की थी? आप बताएंगे जो प्रोटीन है इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे मूलर नाम के। MULDER लिखा जाता है बट हिंदी में इनको मूलर बोला जाता है। डी जो होता है वो यहां पर साइलेंट रहता है। ठीक है। तो आप बताएंगे कि प्रोटीन के बारे में खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? मूलर। बट जो प्रोटीन नाम है ना, ये नाम किसने दिया था? आप बताएंगे एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटीन नाम रखा। खोज किसने की? मूलर ने। नाम किसने रखा? बर्जीलियस ने। बट प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में किसने बताया था? तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन की संरचना है बच्चों, उसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट है पाउलिंग, PAULING। हिंदी में पूलिंग लिखा जाता है इनको। सबसे पहले प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट पूछा जाए, 3 क्वेश्चन अलग अलग है। पूछे प्रोटीन की खोज किसने की? आप बताएंगे मूलर ने। प्रोटीन नाम किसने दिया? आप बताएंगे बर्जीलियस ने। प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया? आप बताएंगे वो पूलिंग नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की एक दिन में या 1 ग्राम में और 1 दिन में हमें कितने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है। तो मैं लिखूं अगर 1 ग्राम प्रोटीन में, तो आप बताओगे कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन खा रहे हैं आप तो ऑलमोस्ट 4.2 कैलोरीज खा रहे हैं। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं? आप बताएंगे 4.2 कैलोरीज एनर्जी आप खा रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि हमें 1 दिन में कितने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बताएंगे कि हमारी बॉडी में जो IMB है, अकॉर्डिंग टू IMB क्या होता है? तो आप बताएंगे कि IMB का मतलब है इंडियन मार्केट ब्यूरो। मैं लिख देती हूं। IMB का मतलब होता है यहां पर इंडियन मार्केट ब्यूरो। इसके अकॉर्डिंग IMB के अकॉर्डिंग ये कहता है कि 1 दिन में हमें
60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 60 ग्राम पर डे, एक दिन में हमारे बॉडी में 60 ग्राम प्रोटीन तो जाना ही जाना चाहिए। अगर इससे कम ज्यादा खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ना एनवायरमेंट पे और आप किस कंट्री में रह रहे हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और एक आप मतलब बैलेंस डाइट खा रहे हैं, एक संतुलित आहार खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें 4.1 टू 4.2 कैलोरीज 1 ग्राम प्रोटीन में होती है और इंडियन मार्केट ब्यूरो के अकॉर्डिंग 60 ग्राम प्रोटीन पर डे की हमें रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात ये आती है कि इनके सोर्सेस क्या है। ये जो प्रोटीन है उनके सोर्सेस क्या है। आप प्रोटीन खाते हैं तो आप क्या क्या सोर्स खा रहे हैं प्रोटीन के, किस सोर्स से आपको कौन सा प्रोटीन मिल रहा है ना, किस सोर्स से आपको कौन सा प्रोटीन मिल रहा है। जैसे आपने खाई है पल्सेस, आप सब जानते होंगे दालों में प्रोटीन होता है, आप दाल खाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि दाल में कौन सा प्रोटीन होता है तो आप बताएंगे दाल में होता है प्रोलैमिनस प्रोटीन खाते हैं। अगर आप दाल खा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा चने की दाल खाया करो, मूंग की दाल खाया करो, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोलैमिनस, हिंदी में गलत लिखा गया, प्रोलैमिनस प्रोटीन खाते हैं आप। ठीक है, दूसरा अगर आप एग खा रहे हैं, अगर आप अंडा खा रहे हैं, तो बच्चों आप अंडा खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन खा रहे हैं। अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है तो आप क्या लिखेंगे, मैम अगर अंडे के अंदर खा रहे हैं तो हम कौन सा खा रहे हैं, हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं कि आप गेहूं खा रहे हैं, अगर आप गेहूं खा रहे हैं मतलब आप चपाती खा रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं, आप बताएंगे ग्लूटामाइन प्रोटीन खा रहे हैं। कौन सा, ग्लूटामाइन प्रोटीन खा रहे हैं। चपाती खाई तो ग्लूटामाइन खाया आपने। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि जो टमाटर खाया है तो टमाटर में भी एक प्रोटीन होता है, कौन सा, तो आप बताइए अगर हम टमाटर खा रहे हैं तो उसमें ल्यूकोपिन नामक प्रोटीन खाते हैं। कौन सा, ल्यूकोपिन नामक का प्रोटीन आप खाते हैं। ठीक है, हाँ यही सोर्सेज हैं प्रोटीन के। पूनम पूछ रही मैम प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज है। आपने दाल खाई तो प्रोटीन मिला, आपने अंडा खाया तो प्रोटीन मिला, आपने गेहूं खाया तो भी प्रोटीन मिला, आपने टमाटर खाया तो भी प्रोटीन मिला, या आपने कैरेट खाई, गाजर खाई तो भी आपके बॉडी में कुछ अमाउंट में पिगमेंट आता है और उसके अंदर कैरोटीन के अंदर भी प्रोटीन होता है। ठीक है, शैलेंद्र सिंह मैं आपको बता देती हूं, ऑन एन एवरेज अगर मानेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है तो वो 4.2 टू 4.3 होती हैं। बट कुछ प्रोटीन्स ऐसे, जैसे अगर 1 ग्राम पल्सेस खा रहे हैं तो आपको उसमें 4.4 4.5 कैलोरीज भी मिल सकती है। तो यहां पर जो वैल्यू लिखी जाती है ना वो एकदम प्रॉपर या वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया था आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें भी 4.1 टू 4.2 भी आता है, बुक्स में 4.3 भी लिखा होता है, 4.5 भी लिखा हुआ होता है। बट आप ये याद रखेंगे कि हमें जो बेसिकली जो 1 ग्राम प्रोटीन ऑन एन एवरेज उसके अंदर ऐसा प्रोटीन खाना चाहिए जिससे 1 ग्राम प्रोटीन में कम से कम आपको 4.1 टू 4.2 कैलोरीज तो मिल रही हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो प्रोटीन्स हैं इसके अलावा आपको कुछ प्रोटीन्स के नाम और भी याद रखने हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारे बाल हैं और हमारे जो नाखून हैं उसके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे बालों में और हमारे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है तो आप बताएंगे कि हमारे बालों में और हमारे नाखूनों में जो प्रोटीन होता है वो होता है बच्चों अल्फा प्रोटीन। हाँ आपने सही बोला, सोयाबीन में भी प्रोलिनेमिस और ग्लूटामाइन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है। हाँ चलिए, तो हमारे जो बाल और नाखून है बच्चों उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है आप बताएंगे, अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है। कौन सा, अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है। जो केराटिन प्रोटीन होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा कैरोटीन। और जो बीटा कैरोटीन होता है ना ये कहाँ होता है, ये होता है मकड़ी के जाल में। ये कहां पर पाया जाता है, ये मकड़ी के जाल में पाया जाता है। जो मकड़ी का जो जाल होता है उसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है। बट हमारे बॉडी में जो हमारा
बाल और नाखून है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अल्फा केराटिन होता है। मकड़ी के जाल को बोलते हैं इंग्लिश में कॉबवेब, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अल्फा केराटिन होता है, ये बात याद रखिएगा। कहां पर, हमारे बालों में और हमारे नाखूनों में। इसके अलावा हाँ, जो हमारे बाल होते हैं ना वो इसी प्रोटीन की वजह से स्ट्रेट होते हैं। हमारे जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं, वो सीधे होते हैं, वो केराटिन प्रोटीन की वजह से। अगर आप प्रोटीन भरपूर मात्रा में खा रहे हैं तो आपके बाल हमेशा स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। और जब आपके बालों में फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जब आपके बालों में फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आपके बाल जो है वो कर्ल हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हमारे बाल कर्ली कब हो जाते हैं, हमारे बाल घुंघराले कब हो जाते हैं, जब हमारे बॉडी में फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा होता है या हमारे बालों में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है तो बाल कर्ल हो जाते हैं। आपने सुना होगा लड़कियां केराटिन प्रोटीन का ट्रीटमेंट करवाती हैं जिससे उनके बाल क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अल्फा केराटिन हमारे बालों में और नाखूनों में पाया जाता है। नेक्स्ट एक प्रोटीन और होता है जिसका नाम होता है कोलेजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, आप बताएंगे, कोलेजिन प्रोटीन। ये कहां होता है तो पूछा जाए तो ये हमारी स्किन में होता है, ये हमारी त्वचा में पाया जाता है, ये हमारी स्किन में होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक प्रोटीन होता है ओसीन। अगर पूछा जाए कि ओसीन कहां होता है, आप बताओगे हमारी हड्डियों में होता है, हमारी बोन्स में ओसीन नामक प्रोटीन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स कहां होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी मसल्स में होते हैं, वो हमारी मांसपेशियों में होते हैं। हड्डियों में कौन सा, ओसीन। मांसपेशियों में कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन, जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि हमारी स्किन में कौन सा होता है, कोलेजिन। बाल और नाखूनों में होता है केराटिन। गाजर में होता है कैरोटीन। टमाटर में होता है आपका ल्यूकोपिन या लाइकोपिन भी इसको जिसको बोलते हैं। हड्डियों में होता है ओसिन प्रोटीन। और एक्टिन एंड मायोसिन कहां होते हैं, हमारी मसल्स में होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ब्लड में कौन से प्रोटीन होते हैं तो आप बताओगे ब्लड में होते हैं क्लोट करवाने वाले प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन या क्लोट प्रोटीन बोलते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो मैम एक काम आता है थ्रोम्बिन, ये सब नाम लिख लेना, ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। क्लोट प्रोटीन कहां होंगे, हमारे खून के अंदर होंगे, हमारे ब्लड के अंदर होंगे। कौन कौन से होते हैं आप बताओगे मैम, एक होता है थ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिन, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है फाइब्रिन, एक होता है फाइब्रिनोजन। ये सब कहां होते हैं, हमारे खून के अंदर या हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा होता है तो नेक्स्ट लिखेंगे आप कि जो आप अगर दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा खा रहे हैं आप खा रहे हैं बच्चों केसीन प्रोटीन। अगर दूध पी रहे हैं तो आप केसीन खा रहे हैं। दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, मलाई, वो केसीन की वजह से ही आती है, उसमें केसीन में ही केसीन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, ठीक है। मैम बाल क्यों झड़ते हैं, जब आपके बॉडी में विटामिन बी और विटामिन B7 की कमी होती है तब आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, या आपके बालों में एक फंगस का इंफेक्शन लग जाता है जिसको आप डैंड्रफ बोलते हैं, तब भी आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इतने सारे प्रोटीन्स के नाम याद रखिएगा कि किसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ज्यादा नहीं तो ये स्किन वाला याद रखिएगा, ये ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है। आप बताएंगे कोलेजिन, हड्डियों में ओसिन, मांसपेशियों में एक्टिन मायोसिन, और हमारे बॉडी में जो केराटिन प्रोटीन होता है वो किस टाइप का होता है आप क्या बताएंगे, वो अल्फा केराटिन होता है। और बीटा कहां होता है, वो मकड़ी के जाल में जो कोबवेब होता है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। मैम मुर्गे की हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है, फालतू की यहाँ पे बकवास मत करो राहुल कुमार, मुझे नहीं पता मुर्गे की हड्डी में कौन सा होता है, और कभी एग्जाम में भी ऐसा नहीं पूछा होगा। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आप यहाँ से ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप याद रखेंगे प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट बात आती है कि मैंने बोला है कि जो प्रोटीन्स है वो किसके बने हुए होते हैं, वो अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है तो आप बताएंगे कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है।
जब बहुत सारी एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, वो क्या बनाती है, वो प्रोटीन बनाती हैं। अब बात ये है कि एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है NH2CR। R का मतलब होता है कोई भी एक एल्काइल ग्रुप, यहां पर H, और इधर होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको बोलते हैं आप COOH। ठीक है, घी में फैट होता है पंकज कुमार। मैम बाल कैसे पकते हैं, बाल कैसे टूटते हैं, क्या ये सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं कि आपके बाल क्यों टूटते हैं, आपके बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? रुपेश कुमार आप पूछ रहे कार्बोहाइड्रेट की खोज किसने की? कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट की खोज किसने की। थोड़ा सेंसिबल क्वेश्चन तो पूछिए, यहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। ठीक है, देखिए तो अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2CRHCOOH। देखो ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे चार्ज होता है नेगेटिव, और ये है आपका NH2, और NH2 पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, याद रखेंगे आप कि ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, मतलब कहने का मतलब है यहां पर पॉजिटिव है तो H प्लस आयंस किसमें होते हैं, एसिडिक्स में, और एसिडिक सॉल्यूशन में, और OH नेगेटिव मतलब वो किसमें होते हैं, वो होते हैं बेसिक। तो कहने का मतलब ये एसिडिक और ये बेसिक दोनों मीडियम की तरह काम करेगा, तो ये कहलाएगा, आप बताएंगे, ये एम्फोटेरिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बेसिकली प्रोटीन्स कैसे मॉलिक्यूल है, तो आप क्या बताएंगे कि जो आपके प्रोटीन्स हैं वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, एम्फोटेरिक, और हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी अणु है, और उभयधर्मी का मतलब क्या है, जो अम्लीय भी हो और जो क्षारीय भी हो, या दूसरी लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप क्या बोलेंगे, आप बताएंगे उनको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, आपको इतना नहीं पता है तो आप क्या पढ़ के क्या करोगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से पोषक तत्व हैं जिनको आप एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं अमीनो एसिड्स, या अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और एक दिन में हमें कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एम्फोटेरिक का मतलब समझ में आया, जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, जिसके अंदर H प्लस OH नेगेटिव दोनों आयंस हो, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, या उभयधर्मी अणु, या क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अणु बोलते हैं। अब ये बात आती है कि जो प्रोटीन है आपने खाए हैं, आपने इनका इंटेक किया है, और प्रोटीन खाने के बाद उनका क्या होता है, उनका होता है मैम हमारे बॉडी में डाइजेशन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, इनका पाचन कहाँ होता है हमारे बॉडी में, तो आप इनका आंसर दोगे कि इनका प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो 2 ऑर्गन्स में होता है। कौन कौन सा, तो पहला लिखेंगे आप स्टमक, हमारे पेट में होता है बच्चों, पेट में। और पेट में कौन करता है, तो एक एंजाइम होता है, और कौन सा एंजाइम, तो नाम लिखेंगे पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, वापस से बोलो एक बार, पेप्सिन। और पेप्सिन किसमें होता है, आप बताओगे, हमारे स्टमक के अंदर एक जूस बनता है जिसको बोलते हैं आप गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में बोलते हैं जठर रस, जठर रस। तो आपने खाना खाया, खाने में जो प्रोटीन है वो आपके पेट में जाएंगे, और जैसे ही हमारे पेट में प्रोटीन जाएंगे तो गैस्ट्रिक जूस बनता है हमारे पेट में, गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में जठर रस बोलते हैं। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ाऊंगी मैं आपको जठर रस। और ये जो जठर रस है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। करेक्ट है, चलो। बट याद रखिएगा कि यहां पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है, यहां पर आंशिक पाचन होता है। आंशिक का मतलब होता है कम, मतलब या तो शुरुआत ही हुई है और थोड़ा बहुत यहां पर पक गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इसके बाद कहां पर होता है इसका
डाइजेशन, तो इसके बाद होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करता है? आप बताएंगे कि छोटी आंत में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किस में होता है? आप बताएंगे पैनक्रियाटिक जूस में होता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? तो पैनक्रियाज से जो निकलता है उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और पैनक्रियाज को आप हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो ये कौन सा रस है बच्चों? ये अग्नाशय रस है। क्या है? ये अग्नाशय रस है। और याद रखेंगे कि यहां पर जो होता है, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। वो क्या होता है? ये पूर्ण तरीके से पाचन होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों, क्या पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन से 2 ऑर्गन में होता है? आप बताएंगे एक हमारे पेट में होता है, दूसरा हमारी छोटी आंत में होता है। फिर बात ये पूछे आपसे कि कौन कौन से एंजाइम करते हैं? आप बताएंगे कि एक पेप्सिन एंजाइम करता है, एक ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम किस में होता है? आप बताओगे गैस्ट्रिक जूस में होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? जठर रस। बट वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, वो पार्शियल डाइजेशन करता है। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो किसके अंदर होता है? वो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। और पैनक्रियाटिक जूस कौन बनाता है? हमारा पैनक्रियाज बनाता है। तो ये दोनों ऑर्गन के नाम हो गए, ये दोनों एंजाइम के नाम हो गए, ये दोनों जूस जो प्रोटीन का डाइजेशन करने में काम आते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइक मैंने लिखवाया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन में हो रहा था। अगर आपको याद है कल की क्लास, तो मैंने बताया था माउथ में होता है, और उसके बाद कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का कहां हुआ? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम ये तो बात हो गई कितना प्रोटीन होता है, कौन कौन सा प्रोटीन खाते हैं और इनका डाइजेशन कहां होता है। बट अगर अब इन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो मैंने आपको बताया प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारे टिश्यूज की, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, बट बाद में दूसरा बात आता है कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन नहीं लेंगे तो मैम हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। बट एक बात मैं आपको और याद दिलवा देती हूं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बनते हैं? वो अमीनो एसिड के बनते हैं। जब बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं? एक प्रोटीन बनाती हैं। बट आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि ये जो अमीनो एसिड है वो किसके थ्रू जुड़ती हैं? तो आप बताएंगे कि जब बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2 अमीनो एसिड यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आप बताएंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध बनता है। ठीक है, ये बात आपका याद है। किसका इंटेस्टाइन लार्ज होता है? अरे आप फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मैम लेट कैसे हो गई? मैं तो बिल्कुल टाइम पे आई हूं। यू आर लेट आकाश भास्कर। चलिए, तो जो 2 अमीनो एसिड होते हैं वो कौन सी बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं? पेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। अब बात ये आती है कि मैम अगर प्रोटीन को आपने कम ले लिया और ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो अब लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई और अगर एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो हमें क्या हो जाएगा? सबसे पहला है यहां पर प्रोटीन की कमी। कमी का मतलब है यहां पर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या हो गया? ठीक है, चलिए देखो, जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे बॉडी में 2 डिजीज होती हैं। कौन कौन सी? पहली का नाम लिखेंगे आप क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर पहली बीमारी कौन सी है? क्वाशियोरकर। ध्यान से पढ़ लो, पढ़ाई में ध्यान दे लो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और दूसरी लिखेंगे आपकी कमी से होती है मेरास्मस। कौन सी? मेरास्मस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेरास्मस कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, या क्वाशियोरकर कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है। आप जयप्रकाश यादव को यहां से ब्लॉक कर दें प्लीज। हाँ, इसको इस बैच, जिस भी बैच में है उनको ब्लॉक कर दिया जाए यहां से। देखिए, जो प्रोटीन है उनकी डेफिशिएंसी से एक क्वाशियोरकर होता है और एक मेरास्मस नामक डिजीज होती है।
अब दोनों में आपको इनमें डिफरेंस याद रखना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्वासियोरकोर किस में होती है, ये दोनों ही बच्चों में होती है, ये भी बच्चों में होती है, मेनली बच्चों में देखी गई है, पर ऐसा देखा गया है कि ये 1 से 2 साल के बच्चों में ज्यादा होती है। और ये जो बीमारी है क्वासियोरकर, ये 2 से 5 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा देखी गई है। तो ये बीमारी है वो 2 से 5 साल तक के बच्चों में होती है, ये बीमारी है वो 1 से 2 साल, जो बिल्कुल अभी मतलब छोटे ही हैं, ठीक है, 1 से 2 साल के हैं, उनमें देखी गई है। अब इनके सिम्टम्स क्या है इन दोनों बीमारियों में? ये दोनों बीमारी होंगी कब? जब प्रोटीन की क्या होगी? कमी। मैंने लिख रखा ना, साफ साफ बोर्ड पे लिख रखा है कमी। कमी मतलब डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? प्लीज जयप्रकाश यादव को यहां से ब्लॉक कर दिया जाए। देखिए इसमें क्या होता है, जो क्वासियोरकर है इसमें सबसे पहला तो लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है ऐसे बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है। जिन बच्चों में ये बीमारी होती है उनमें भूख का लगना बंद हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स लिखेंगे, भूख लगना बंद हो जाएगा, भूख प्रॉपर तरीके से नहीं लगेगी। दूसरा, इन बच्चों में क्या होता है, इन बच्चों का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब प्रोटीन की कमी हुई तो केराटिन की भी कमी होगी। हेयर फॉल का मतलब है इन बच्चों के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इन बच्चों के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा, इन बच्चों का जो पेट है ना वो बाहर की साइड निकल जाता है, ऐसे फूला हुआ पेट होता है, और जिसको कहा जाता है डिस्टेंटेड एब्डोमेन, जिसको कहा जाता है डिस्टेंटेड एब्डोमेन, डिस्टेंटेड एब्डोमेन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहां पर क्या, पेट का फूल कर बाहर निकल जाना। पेट का फूल कर मतलब बड़ा होकर, या पेट का साइज बड़ा हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप डिस्टेंटेड एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, आप यहां पर याद रखेंगे कि इन बच्चों का हेयर फॉल हो जाता है, इनके बाल झड़ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से इनकी आंख वगैरह है, आंख हो गए, इनकी आईज जो है, इनकी आईज प्रॉपर तरीके से मतलब इनकी आंखों में विजिबिलिटी लो हो जाती है, इन बच्चों का पेट बाहर निकल जाता है, भूख नहीं लगते हैं, काइंड ऑफ ये बच्चे कुपोषण के शिकार से हो जाते हैं। बिल्कुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है, उनकी हाइट कम रह सकती है, उनका पेट बाहर की साइड फूला हो सकता है, बाल बिल्कुल झड़ जाएंगे। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी को बोलते हैं क्वासियोरकर। और क्वासियोरकर कब होता है तो आप बताएंगे कि क्वासियोरकर जब होता है जब आपके बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। बट कितने साल के बच्चों में? 4 से 5 या 2 से 5 तक, 2 साल के बाद जो बीमारी होती है और 5 साल तक जो होती है, जो प्रोटीन की कमी से, वो कौन सी होती है? क्वासियोरकर। अब बात आती है कि मैम मेरास्मस में क्या होता है? तो जो मेरास्मस है उसके अंदर क्या होता है, वो 1 से 2 साल तक के बच्चों में होती है, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस बीमारी में बच्चे का जो मेंटली डेवलपमेंट है, मेंटली एंड फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। बच्चे का मेंटली एंड फिजिकली जो डेवलपमेंट है, जो शरीर का, भाई 1-2 साल का बच्चा है तो वो मेंटली और फिजिकली क्या होना चाहिए, उस टाइम पर उसकी ग्रोथ होती है, और उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उस बच्चे का मेंटली एंड फिजिकली डेवलपमेंट, शारीरिक एंड मानसिक विकास रुक जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका ब्रेन भी ठीक नहीं होगा, मतलब ब्रेन बन तो जाएगा पर वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप याद रखोगे कि उनकी बॉडी में रिंकल्स आ जाती हैं। रिंकल्स का मतलब है उनके शरीर में धारियां सी पड़ने लग जाती हैं, रिंकल्ड बॉडी बन जाती है, शरीर के ऊपर धारियां, ऐसे धारियां से उनकी स्किन में, बीच में से स्किन के अंदर ना ऐसे फटना, एक तरीके का स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल एकदम मेंटली रिटायर्ड होने लग जाते हैं। इन बच्चों में खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, इनमें खून की कमी हो जाती है। और कहने का मतलब है ये जो बच्चे हैं वो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कमजोर रह जाते हैं, और इसी बीमारी को आप क्या बोलते हैं? इसको आप मेरास्मस बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी बीमारी है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है और उसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। आप क्या बताएंगे कि वो मानसिक
और शारीरिक विकास रुक जाने वाली बीमारी कौन सी होती है? पैर, हाथ पैरों की जो स्किन है वो फटने लग जाएगी, धारियां सी पड़ने लग जाएंगी, उनको दिन में उल्टी आएगी, कुछ भी खिलाओगे आप उनको उल्टी आने लग जाएगी। मेंटली, फिजिकली कैसे भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, फिर वो बड़े होकर वो मंद बुद्धि जैसे लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो कुछ आप में से हैं यहाँ पर जो फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, बकरे की हड्डी में क्या होता है, बकरी के खून में क्या होता है, ये वही बच्चे हैं यहाँ पर जो है ना, वही। ठीक है, तो बच्चों के लिए प्रोटीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, बच्चों को भरपूर मात्रा में दूध पिलाएं ताकि दूध से प्रोटीन मिले उनको। ये तो बात है कि मैम प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हुई है। अब बात ये है कि अगर मैम प्रोटीन ज्यादा खा लेंगे तो वो भी नुकसानदायक होता है क्या हमारे लिए? अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाने लग जाएं बीमारियों से बचने के लिए, तो अगर आपने एक्सेस प्रोटीन खा लिया तो क्या हो सकता है? तो भी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, बस संतुलित खाओ, एकदम बैलेंस्ड खाओ। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ हमारी क्लास में भी है कुछ मेरास्मस वाले जो मानसिक तौर पे कमजोर हैं। देखिए, अगर आपने प्रोटीन बहुत ज्यादा खाए हैं, ध्यान से सुनना, ज्यादा का मतलब है बहुत ही ज्यादा, एक दिन में 60 ग्राम चाहिए, आप खा रहे हैं 400 ग्राम तक की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खाए हैं तो ये जो प्रोटीन है ये टूट जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। किसकी फॉर्म में आप बताओगे? इनका ब्रेकडाउन होता है NH3 की फॉर्म में। NH3 क्या होता है बच्चों? अमोनिया होता है, आप सब जानते होंगे। जो प्रोटीन है NH2CU NH2 है, जब वो ज्यादा हो जाते हैं हमारे बॉडी में तो वो टूटने लग जाते हैं, और जैसे ही टूटते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आते हैं? वो अमोनिया की फॉर्म में आते हैं। और इस अमोनिया को जो हमारा लीवर है, ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, बहुत बार एग्जाम में आता है। अमोनिया जो है वो ये जो लीवर है वो इस अमोनिया को यूरिया में NH2CU NH2 यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो यूरिया जब ज्यादा होता है तो हमारा किडनी जो है उसके अंदर ये जम जाता है खून में घुलकर, और हमारा किडनी डैमेज होने लग जाता है, किडनी खराब होने लग जाता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए? यस, मैं बिल्कुल कह रही हूं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे कि अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो उस प्रोटीन टूटने लग जाते हैं, किसकी फॉर्म में? अमोनिया। और जब ये अमोनिया हमारे लीवर, हमारे यकृत के पास जाता है तो हमारा लीवर इसको बड़ी शातिर तरीके से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। NH3 को NH2CU NH2 यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये यूरिया हमारे खून में घुल जाता है, और खून में घुलकर हमारे किडनी के पास जाता है, और किडनी के पास जब यूरिया का अमाउंट ज्यादा होता है तो N नाइट्रोजन आप जानते हैं एक्सप्लोजिव होता है ना, एलिमेंट, और हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और हमारा किडनी, हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है किडनी पर इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं बेसिकली। तो ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपका किडनी भी खराब हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक आपका देखो एक हिडन क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जाम में आता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला कौन सा ऑर्गन है? आप आंसर क्या देंगे? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला कौन सा ऑर्गन है? लीवर, यकृत, जिगर। जिगर का काम क्या होता है? अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करना, आप बताएंगे मैम। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। तो प्रोटीन ना कम खाएं ना ज्यादा खाएं, बस इतना खाएं कि हमारा बॉडी है उसका ग्रोथ भी हो, उसका डेवलपमेंट भी हो अच्छे तरीके से। राइट मैम, अमोनिया से यूरिन बनता है क्या? यूरिन के अंदर अमोनिया होता है, जिसकी वजह से आपका फ्रेश यूरिन होता है, उसके अंदर जो स्मेल आती है वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात है, अब आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, प्रोटीन कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है यहाँ पर फैट। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप फैट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम उनको वसा बोलते हैं, फैट, वसा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, कुछ बच्चा पूछते हैं कि मैम फैट और लिपिड्स क्या होती है? तो जो सिंपल लिपिड्स होती हैं, जो सरल वसा होती हैं, उनको ही आप फैट बोलते हैं। तो जो फैट है उसका दूसरा नाम होता है सरल वसा या सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स किसको बोलते हैं? आप फैट को बोलते हैं। फैट होती क्या है? बेसिकली जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनको ही आप फैट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे कि जो फैट्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। आप सब जानते हैं बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये जैविक अणु होते हैं फैट। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि ये
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो आप याद रखेंगे कि ये भी क्या होते हैं, एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं, ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा फैट से मिलती है क्या, आप बताएंगे यस मैम मिलती है। इनफैक्ट जो फैट होती है उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं बात करूं प्रोटीन, अगर मैं बात करूं लिपिड्स या फैट, जो भी मैंने लिखा है आप फैट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, मुझे सबसे ज्यादा फैट एनर्जी देगा, मुझे सबसे ज्यादा वसा एनर्जी देगा। ऐसा कहा जाता है कि जो 1 ग्राम फैट होता है या 1 ग्राम लिपिड होता है उसके अंदर 9.2 to 9.3 कैलोरीज एनर्जी होती है। 9.2 to 9.3 कैलोरीज एनर्जी होती है, जबकि मैंने बताया कि 4.1 to 4.3 होती है कार्बोहाइड्रेट में, 4.2 to 4.3 या 4.5 तक भी प्रोटीन में मिल जाती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाले कंपाउंड्स कौन से हुए, फैट। बट आप ज्यादा फैट नहीं खाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, तो वो बिल्कुल सही आंसर है कि सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलेगी। बट हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कंपाउंड कौन सा होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे बॉडी में अप्रोक्स 70 से 80% जो एनर्जी होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। हम फैट ज्यादा नहीं खा सकते, ज्यादा फैट खाओगे आपका ओबेसिटी बढ़ जाएगा, आप में मोटापा आ जाएगा। अगर आप ज्यादा फैट खाओगे कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो बात अलग है, फैट में एनर्जी ज्यादा होती है, बट हम ज्यादा क्या खाते हैं, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जो फैट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वसा किससे बनती है। तो आप बताएंगे जो फैट होती है बच्चों वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। अगर मैं बात करूं फैट किसकी बनी हुई होती है, तो आप बताएंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो वसीय अम्ल होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो वसीय अम्ल होते हैं, जब वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वो फैट बनाते हैं। और मैं इसको कह सकती हूं ट्राइग्लिसरॉल। चलो छोड़ो, इतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये याद रखो कि जो फैट होती है, जो वसा होती है, वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के मिलने से बनती है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो फैट से एनर्जी मिलती है वो या तो फैटी एसिड से मिलेगी या ग्लिसरॉल से मिलेगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, रुक जाओ यार अभी बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि जो फैट है ये जो फैट है इनका डाइजेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में जो फैट है उनका डाइजेशन कहाँ होता है। फैट से बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब कुछ जानना है, सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी, भी रुक तो जाइए यार। ठीक है, मैं रेस लगाता हूं, मैं 3 बारी रेस में फेल हो गया हूं। ठीक है, आप जो भी रेस मतलब किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए अगर मैं बात करूं कि हमारे बॉडी में जो आपने फैट खाई है उनका डाइजेशन कहाँ होता है, तो अगर मैं बात करूंगी इनके पाचन की, आप फैट ले लिया आपने, तेल घी ये सब फैट होते हैं, आगे बताऊंगी मैं, बट इनका डाइजेशन कहाँ होता है, इनका डाइजेशन 2 ऑर्गन्स में होता है। 2 ऑर्गन की जगह आप इसको लिख सकते हो कि इनका डाइजेशन 2 चीजों द्वारा किया जाता है। देखिएगा फैट का डाइजेशन कौन करता है, आपने एक जूस का नाम सुना होगा, बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस ये फैट को फैटी एसिड्स की फॉर्म में लाने का काम करता है। दूसरा आपका जो फैट है इसका जो इमल्सिफिकेशन है वो दूसरा एक और एंजाइम होता है, और वो कौन सा, लाइपेज। ध्यान से सुन लो, आप पहले एक पॉइंट सुन लो, मत इतने कमेंट करो। जो लाइपेज एंजाइम है और जो बाइल जूस है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये फैट का ब्रेकडाउन करते हैं। फैट का जो फैट की बूंदें होती हैं उनको तोड़ फोड़ करने का, उनको ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं। कहां पर करते हैं,
तो आप बताएंगे कि कहां पर करते हैं, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, हमारी छोटी आंत में। हमारी छोटी आंत में जो फैट है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका पाचन होता है, किसके द्वारा किया जाता है? एक तो एंजाइम होता है, कौन सा? लाइपेज एंजाइम। और मैं अगर बात करूं ये लाइपेज एंजाइम कहां होता है, तो अगेन इसका आंसर होगा कि ये पैनक्रियाटिक जूस में होता है। ये कौन से जूस में होता है? ये पैनक्रियाटिक जूस में, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय रस। कौन सा रस? अग्नाशय रस। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से दो जूस हैं जो हमारे बॉडी में फैट का, जो हमारी बॉडी में, राजकुमार को यहां से ब्लॉक कर दिया जाए ठीक है, राजकुमार को यहां से ब्लॉक कर दीजिए, जो बोल रहे हैं बीमारी का नाम बताओ विटामिन की कमी से। क्या मैं यहां पर विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा रही हूं? अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा रही हूं अभी? मैम कुफर सेल्स क्या होती हैं? कुफर सेल्स हमारे लीवर के अंदर पाई जाती हैं, जो फैगोसाइटिक नेचर में होती हैं। अब तुम लोग ना या तो मेरे से डाउट पूछ लो यार, या मुझे पढ़ा लेने दो, मैं क्लास छोड़ दूंगी अगर ये फालतू के मेरे से यहाँ पर डाउट लगे। मैम बीमारी बताओ विटामिन की कमी से, अभी मैं फैट पढ़ा रही हूँ, फैट के बाद में विटामिन पे आऊंगी, तो तब मैं आपको एक एक करके सारी पढ़ाऊंगी। तुम लोग पहले पेशेंस तो रख लो यार, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना क्या है। कोई पढ़ा रहे टीचर, उसको आराम से पढ़ाने दो ना। पढ़ना लिखना है नहीं तुम्हें, बस देखिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि फैट का ब्रेकडाउन करवाने वाले दो एंजाइम कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कि फैट का ब्रेकडाउन करवाने वाले दो एंजाइम हैं कौन कौन से? एक है बाइल जूस और दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर फैट का ब्रेकडाउन करवाते हैं। कहां करवाते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंत में करते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कहां पर डाइजेशन होता है, तो आप क्या बता दोगे? वो हमारी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, अगर मैं फैट के बारे में बात करूं बच्चों, तो आप बताओगे जो फैट्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोफोबिक होती हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी में अघुलनशील होती हैं। आपने घी लो, आप घी लो, आप तेल लो, उसको पानी के अंदर डालो, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इसको बोल दिया हमने हाइड्रोफोबिक। पानी में अघुलनशील होती हैं। जो फैट्स होती हैं बच्चों, वो हमारे बॉडी में जो पानी है उसके अंदर नहीं घुलती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम इन फैट का काम क्या होता है, हम क्यों खाते हैं फैट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखिएगा, ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे जो काम है वो अच्छे से सुनना। जो फैट है वो पहली बात तो आपके बॉडी में एनर्जी देते हैं, और लंबे समय के लिए। अगर आपको बहुत, एक दिन में जो मजदूर होते हैं ना, वो घी ज्यादा खाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई, मतलब जो क्या कहते हैं, ये आप जो होते हैं ना, ये कुश्ती लड़ने वाले, घी ज्यादा खिलाती हैं इनकी मम्मियां इनको, क्योंकि जो घी होता है वो फैट होता है, और फैट के अंदर हमें लंबे समय तक एनर्जी देने की कैपेबिलिटी होती है। तो आप बताएंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्ग वर्किंग प्रोसेस। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्ग प्रोसेस या फॉर लॉन्ग वर्किंग प्रोसेस। लंबे समय तक अगर आपको कोई काम करना है तो आपको कौन सा अमाउंट ज्यादा खाना है? आपको फैट का अमाउंट ज्यादा खाना है। लंबे समय तक कार्य करने के लिए ऊर्जा देती हैं। लंबे समय तक कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, इनसे करने के लिए ऊर्जा मिलती है। आप घी खाओ, आप तेल ज्यादा खाओ, बट आप उतना ही वर्क करो, आप उतना ही ज्यादा आप क्या करो, उतना ही ज्यादा आप काम करो। कार्य लंबे समय के लिए कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, ठीक है। एक फंक्शन तो हो गया, मैं एनर्जी देती हूँ, लंबे समय तक देंगे क्योंकि ज्यादा होती है। 1 ग्राम फैट में 9.1 to 9.3 कैलोरीज एनर्जी होती है। क्या मैम इनका एक ही काम होता है? नहीं, इनका दूसरा काम होता है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं हमारे बॉडी में। आप ये प्रोटेक्शन किसको देती हैं? ये सुरक्षा देती हैं किसको? हमारे जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो चिकने ऑर्गन्स होते हैं, उनके
लेयर बना लेती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के ऐसे टिश्यूज बने हुए हैं, तो इन टिश्यूज के बाहर ऐसे एक फैट की, एक लिपिड की लेयर बन जाती है और जिससे ये आपका ऑर्गन, ये टिश्यू क्या हो जाते हैं, ये इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि ये क्या करते हैं, ये फैट, बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा रही हूं मैं, इसको स्टार कर लेना, ये हमारे स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। कैसा? वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। कैसे मैम? इस बात को तो हम समझे नहीं। देखो, आप नहा रहे हो, आप नहाए तो आपने पानी डाला अपने ऊपर, आपने एक बाल्टी पानी डाला, तो कभी ऐसा हुआ है कि एक बाल्टी पानी को आपके शरीर ने सोख लिया हो, पूरा का पूरा आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया हो। जितना पानी आप अपने बॉडी पर डालोगे उतना ही पानी क्या हो जाएगा, आपके नीचे आपका जो है ना पानी, जो आपका फर्श पे और फर्श के थ्रू आपका जो भी नाला वाला है उसके अंदर चला जाता है। आपने पानी की बाल्टी के अंदर हाथ दिया, तो क्या आपका हाथ पानी को एब्जॉर्ब करता है? क्या आपका हाथ पानी को सोखता है? जितना पानी था उतना ही पड़ा रहेगा, आप हाथ देकर वापस बाहर निकाल लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में जो हमारा जो स्किन है, उस स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम कौन करता है? आप बताओगे फैट। जो हमारी स्किन है उसके नीचे की साइड ये जो फैट है वो जम जाती है और स्किन के नीचे की साइड जो फैट की एक लेयर बन जाती है ना, और फैट क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, पानी में अघुलनशील, तो पानी को घुलने नहीं देंगी हमारे बॉडी में, इसलिए हमारी स्किन क्या बन गई? वाटर प्रूफ बन गई। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्पफुल होता है, तो आप क्या बताओगे कि हमारी स्किन में जो हमारा जो स्किन है उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, पानी से सोखने से बचाने के लिए, जो हमारी स्किन के नीचे एक फैट की, एक वसा की लेयर होती है, और जो फैट होती है वो पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है, इसलिए वो पानी को सोखता नहीं है। तो अगर ये फैट की लेयर नहीं होती तो आप जितने पानी से नहाते उतना पानी आपके बॉडी के अंदर चला जाता, आपकी सेल्स उसको कंज्यूम कर लेती और आपका सेल्स क्या हो जाता है? आपका जो बॉडी है वो फूल जाता है ना। तो याद रखिएगा कि ये हमें लंबे समय तक काम करने के लिए ऊर्जा देती है। आप सुबह सुबह 2 आलू के पराठे खा लो घी से बने हुए, पूरा दिन आपसे कितना ही काम करवा लो आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि आलू की घी में क्या होता है? फैट होता है, और फैट लंबे समय तक एनर्जी देता है। दूसरा, ये फैट हमारे जो स्मूथ ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट वगैरह हो गया, उनके बाहर जाकर एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है? हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल जाता है। और तीसरा, आप याद रखेंगे कि हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम भी कौन करता है? फैट करता है। अब बात ये आती है कि मैम फैट के सोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप की फैट्स होती है? तो बच्चों, अगर मैं बात करूं, जो फैट है वो 2 टाइप की होती है। एक साइड आप लिखोगे सैचुरेटेड फैट, कौन सी? एक साइड आप लिखोगे सैचुरेटेड फैट, ठीक है। दूसरी साइड लिखोगे आप अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट एक होती है संतृप्त वसा, यहां पर मैं सोर्सेज भी समझा दूंगी आपको, संतृप्त वसा, और एक साइड होती है आपकी असंतृप्त। असंतृप्त। अब अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन देखोगे बुक में, तो अलग अलग बुक में इसकी अलग अलग परिभाषा दी हुई होती है। मैं आपको सारी परिभाषा बता दूंगी और जो सबसे अच्छी और सबसे सही लगेगी वो भी बताऊंगी कि आप एग्जैक्टली आप सैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं। नवीन अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना। फैट जो होती है बच्चों वो 2 टाइप की होती है, एक होती है संतृप्त फैट, एक होती है असंतृप्त फैट। इनकी परिभाषाएं किस प्रकार से है? इनकी परिभाषाएं, पहली परिभाषा है यहां पर कि ऐसा कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट होती हैं इनको जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हो, जब इनको टेम्परेचर ज्यादा देते हो, मैंने यहां पर इंक्रीज का सिंबल बना दिया है, ध्यान से रुकना, कि जब हमने सैचुरेटेड फैट का मतलब है जब आप इनको टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। ये कैसी फॉर्म में आ जाएंगी? ये तरल अवस्था में आ जाएंगी। और जब आप इनको तापमान कम दोगे, जब आप इनको तापमान कम दोगे तो ये किस स्टेट में आ जाएंगी? से सॉलिड, ये जमने लग जाएंगी, ये ठोस अवस्था में आ जाएंगी। एक बार फिर सुनो ध्यान से,
ऐसा कहा जाता है कि संतृप्त वसाएं वो वसाएं हैं जब आप उनको टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वो लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चली जाएंगी, और जब आप इनको टेम्परेचर कम दोगे तो वो सॉलिड अवस्था में रह जाएगी। जैसे मैम एग्जांपल बताओ, जैसे एग्जांपल है आपका घी। घी को आप धूप में रखोगे, मतलब टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो घी किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और जब घी को टेम्परेचर कम दोगे, आप फ्रीज में रखोगे तो घी किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैम घी किस टाइप का फैट है, घी मैम सैचुरेटेड फैट है। किस टाइप का, सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है अनसैचुरेटेड फैट क्या होती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी फैट उनको आप टेम्परेचर चाहे ज्यादा करो या उनको टेम्परेचर कम करो, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती हैं, वो हमेशा तरल अवस्था में रहती हैं, उनको आप बोलते हो अनसैचुरेटेड फैट्स। चाहे आप उनको तापमान कम दो चाहे तापमान ज्यादा दो, हमेशा जो लिक्विड स्टेट में रहती हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। एक डेफिनेशन तो ये हो गई किसकी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की। दूसरी यहां पर आती है कि ऐसी फैट जिसके ऑक्सीडेशन के लिए दिखेगा, फॉर ऑक्सीडेशन ऐसा कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट है उनके ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मोर एनर्जी। कहने का मतलब है इनका ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब इनको तोड़ना है। जब इनको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए आपको इनको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब आप कोई भी सैचुरेटेड फैट का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको मोर एनर्जी देनी होती है, बट यहां पर फॉर ऑक्सीडेशन आप अगर कम एनर्जी दोगे तो भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब अगर इनका ऑक्सीडेशन करवाना है तो आप कम एनर्जी दो तो भी काम चल जाएगा, कम ऊर्जा से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है कि अगर ये ज्यादा खाते हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अगर ये ज्यादा लोगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तीसरा, एक डेफिनेशन और लिखी हुई होती बच्चों कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ऐसी फैट कहलाती है सैचुरेटेड फैट, और जहां जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन फैट को नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट। तीसरा, एक और बता दूं मैं आपको, यहां पर एक डेफिनेशन और बता देती हूं मैं कि बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि ये जो होती है सैचुरेटेड फैट होती हैं, ये हमें एनिमल से मिलती हैं, ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स, ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स। ये किससे मिलती हैं, ये हमें जानवरों से मिलती हैं, ये हमें जानवरों से मिलती हैं। बट इधर वाली जो होती हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। वो किससे मिलती हैं, प्लांट से या पादपों से मिलती हैं। ये चार डेफिनेशन अलग अलग बुक में आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर रिपीट करती हूं एक बार, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल दूंगी आपको, जिनको एग्जाम्पल पूछने की बहुत ज्यादा तड़प है, दिख रहे हैं मुझे। देखिए, पहला है फैट दो टाइप की होती है, संतृप्त और असंतृप्त। कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है कि फैट जो संतृप्त है वो इस टाइप की फैट होती है जिनको टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वो लिक्विड हो जाएंगी और कम दोगे तो वो सॉलिड हो जाएंगी। बट ऐसा कहा जाता है चाहे टेम्परेचर कम करो चाहे टेम्परेचर ज्यादा करो, जो फैट लिक्विड स्टेट में रहती हैं वो अनसैचुरेटेड फैट कहलाती है। दूसरा, जो सैचुरेटेड फैट, ऐसी फैट को कहा जाता है जिनको तोड़ने के लिए, जिनका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, और जिनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो असंतृप्त। जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो आता है आपका सैचुरेटेड फैट, और जहां डबल बॉन्ड होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। जो बेसिकली ऐसा कहा जाता है जो जानवरों से मिलती हैं वो फैट होती है सैचुरेटेड, और जो प्लांट से मिलती हैं वो होती है अनसैचुरेटेड। बट ये वाली डेफिनेशन कहीं ना कहीं जाकर गलत हो जाती है। क्यों
हो जाती है? क्योंकि जो नारियल का तेल होता है वो यहां आता है, और नारियल के तेल को जब आप धूप में रखते हो तो वो लिक्विड हो जाता है, और जब आप उसको फ्रीज में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और नारियल का तेल तो हमें प्लांट से मिल रहा है, जबकि हमने क्या बोला, नारियल का तेल तो हमें किससे मिलना चाहिए था? जानवरों से। तभी तो वो क्या बनता? सैचुरेटेड फैट बनता। ठीक है, बट यहां पर एक्सेप्शन में आता है नारियल का तेल। अब लिखने हैं आपको इनके एग्जाम्पल, तो लिख लीजिएगा सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल लिखो पहले इधर वाले के नीचे। इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों घी। घी में आपका देसी घी भी आ गया है ना, देसी घी हो गया। इसका एग्जाम्पल आता है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल यहां आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे चीज, जो चीज खाते हैं आप वो भी यहां आएगा। अगर आप खा रहे हैं मछली, फिश, वो भी यहां आएगा। और जो चिकन खा रहे हैं वो यहां आएगा। जो आप मीट खा रहे हैं, मीट भी किससे मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है, वो भी कहां आएगा? संतृप्त वसा में आएगा। और जो आप डालडा खाते हैं वो भी कहां आएगा? यहीं आएगा। घी, देसी घी, नारियल का तेल, मछली खा रहे हैं, मछली का लीवर खा रहे हैं, फिश लीवर भी लिख सकते हैं आप। फिश का लीवर खा रहे हैं, मछली का तेल खा रहे हैं, या चिकन ऑयल खा रहे हैं, या चिकन खा रहे हैं आप, या आप मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सारा का सारा एग्जाम्पल पनीर में भी जो होता है वो भी इसी यहीं पर आएगा। ठीक है, वो सब क्या खा रहे हैं आप खा रहे हैं सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, और ज्यादा खाने से ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, यहां पर आता है जैतून का तेल, है ना, ऑलिव ऑयल आ गया। यहां पर आते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सरसों का तेल। यहां पर आता है बच्चों सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का तेल। ये सारे के सारे तेल जो होते हैं वो यहां पर आते हैं। सोयाबीन तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, है ना। और ऐसे ही आप बता सकते हैं आलमंड ऑयल हो गया, पीनट्स ऑयल हो गया, आप लिख सकते हैं ये पीनट्स ऑयल। मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। और किसको लिखेंगे आप? सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, और किस किस का तेल होता है? जो भी तेल, नारियल का तेल लिख लो, आलमंड ऑयल भी यहीं आता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों एक बात, कुछ बुक्स पढ़ोगे आप तो जो फिश ऑयल है ना, मछली का तेल, उसको यहां रखा हुआ मिलेगा आपको बहुत सारी बुक्स में। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, जो मछली का तेल है वो किस टाइप का फैट है? अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि मछली के तेल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, इसलिए इसको यहां भी रखा जाता है। और बट अगर फिश का लीवर खा रहे हैं और मछली खा रहे हैं तो आप खा रहे हैं सैचुरेटेड फैट, जिसके ऑक्सीडेशन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट जिसके तेल को खा रहे हैं, मतलब मछली का तेल की जो ओमेगा वगैरह टॉप टैबलेट आती है ना, कभी आपने खाई हो तो ओमेगा वगैरह, तो वो सब यहां पर आती हैं, वो सब यहां पर आती हैं। आप लिखेंगे मस्टर्ड ऑयल, आप लिखेंगे ऑलिव ऑयल, पीनट्स ऑयल, सोयाबीन ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे कहां आते हैं? या मछली का तेल भी कहां आता है? यहां पर, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए इसको यहां लिख दिया जाता है कुछ बुक्स। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो खाने के लिए अच्छे होते हैं वो अनसैचुरेटेड ही होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में थोड़ा से सूटेबल होते हैं। मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा यही माना जाता है, सरसों का तेल खाओ बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। कोकोनट ऑयल यहां आएगा बच्चा, यहां देखा ना, नारियल के तेल को धूप में रखोगे तो आपका हो जाता है, नारियल का तेल जो होता है वो धूप में रखने पे हमारा जो होता है, हाँ यहां पर ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। मैंने कहा ना कि सबसे शुद्ध अगर परिभाषा मानोगे, ये सब ना ये सब नहीं चलती है। कि जैसे यहां पर मैं एक बात और बताऊं आपको कि जो आपका डालडा है, वनस्पति घी, वो तो प्लांट से मिलता है ना। तो फिर आपने यहां क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग आप मैंने एग्जांपल दिए, याद रखिएगा। कोई भी नहीं बोलेगा कि मैम ने ये पढ़ा दिया, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है। मैंने प्योर डेफिनेशन इसको माना है कि भाई जिसको टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वो लिक्विड आ जाए, और जो टेम्परेचर कम करने पे सॉलिड दो, वो मेरे अनुसार वो क्या है, वो मेरे अनुसार आपका संतृप्त वसा है, ठीक है। और जो टेम्परेचर कम करो ज्यादा करो वो लिक्विड ही रह जाए, वो मेरे अनुसार अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है।
नारियल का तेल बच्चों सैचुरेटेड फैट में आएगा, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है इसमें एनर्जी होता है क्या, तो और क्या पढ़ा रही हूं मैं, तुम लोग सुनते हो नहीं, और क्या पढ़ा रही हो इतनी देर से। हाँ, रिफाइंड भी अनसैचुरेटेड में आएगा। बच्चा पूछ रहा है मैम रिफाइंड ऑयल कहाँ आएगा, वो भी अनसैचुरेटेड फैट में ही आएगा, ठीक है। चलो अब बात ये आती है कि मैम अगर ये फैट आपने कम खा ली तो क्या हो जाएगा, और अगर ये फैट आपने ज्यादा खा ली तो क्या हो जाएगा। अगर फैट कम ली तो क्या हो जाएगा और ज्यादा ली तो क्या हो जाएगा। आप लिखेंगे कि अगर फैट की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई तो क्या, और अगर ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा। मैम हम किसके अनुसार, सनफ्लावर ऑयल भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। मैम कोकोनट ऑयल दोनों में मिलता है, मुझे पता है बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा गलत दिया हुआ होता है, बहुत सारी बुक्स में गलत दिया हुआ होता है। मैंने जो बताया वो ये लिखवाया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहां पर रखा है कोकोनट ऑयल का। और आपको जिसको फॉलो करना है उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डेफिशिएंसी से क्या होगा और ज्यादा से क्या होगा। अगर फैट की कमी हुई तो अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैम कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, सांसें फूल जाएंगी आपकी, है ना। थोड़ा सा काम करेंगे आप थक जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर आपके अंदर फैट की कमी है तो आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा, आपके शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी, आपकी जो स्किन है या आपका जो बॉडी है उसके ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी, बॉडी पर ड्राइनेस आ जाएगी, शरीर सूखने लग जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर को नमी देने का काम कौन करता है, फैट करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा काम किया थक गए, थोड़ा सा काम किया थक गए, 5 सीढ़ी चढ़ते ही आपकी सांसें फूलने लग जाएंगी, बिल्कुल आपको एक बार काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठीक है। मैं रोशन देखो अब भी इनको डाउट है यार, कैसे लोग हैं यार, ये कितना तुम लोग कितने कंफ्यूज रहते हो और मुझे भी कंफ्यूज करते हो। मैंने बोल दिया है कि जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत सारी बुक्स में अनसैचुरेटेड में भी लिखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि वो प्लांट से मिलता है और ऐसा कहा जाता है जो प्लांट से मिलता है वो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। तो जहां पर एग्जाम्पल दिया उसके ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई वो पढ़ो। कितना बकवास करते हैं यार आप लोग। तो अगर आपने बुक में पढ़ा है, राहुल क्या नाम है इनका, तो उस बुक में ऊपर यह भी दिया हुआ होगा कि ऐसी फैट जो पादपों से मिले, जो प्लांट से मिले, वो असंतृप्त कहलाती हैं। तो उसने बेचारी ने एग्जांपल सही लिखा कोकोनट ऑयल वाला, बट मैंने डेफिनेशन मान ली किसी को टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो लिक्विड कम देंगे तो सॉलिड, तो मेरे अकॉर्डिंग कोकोनट ऑयल यहां आना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें जो पढ़ना है वहां से पढ़ो। बुक्स में बहुत सारी बुक्स है जहां पर ये दोनों जगह लिखे हुए होते हैं। हाँ मैंने बताया तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया होगा कि क्यों लिखा हुआ होता है, यहां पे कमी निकालने आती है तुम्हें टीचर में, ठीक है। तो हमारे बॉडी में सूखापन आ जाएगा, हमारी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, किसकी कमी से, फैट की कमी से। अब बात यह आती है कि अगर फैट ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे कि अगर आपने फैट को ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा। एक्सेस होने से आपका ओबेसिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर फैट ज्यादा ली तो बच्चों आपको क्या क्या हो सकता है, तो देखो अगर फैट ज्यादा ली तो ज्यादा लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ज्यादा लेते हैं तो आप में आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है बच्चों मोटापा। क्या होता है, मोटापा। अब मैं मोटा हूं या नहीं हूं ये मुझे कैसे पता लगेगा है, तो आप बताएंगे कि ओबेसिटी को मेजर किया जाता है BMI से। इट इज मेजर्ड बाय BMI। और BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BMI को मेजर करके पता लगा सकते हैं कि आप ओबेसिटी लेवल में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अब मैम ये BMI को कैसे
कैसे मेजर किया जाता है? तो बच्चों बीएमआई का पता करने के लिए आपकी हाइट का पता किया जाएगा और आपके वेट का। ऊपर लिखा जाएगा आपके शरीर का वजन कितना है और नीचे लिखा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा आपका वजन कितना है और नीचे लिखा जाएगा आपकी हाइट कितनी है। वजन किस में देखते हैं बच्चों? किलोग्राम में देखते हैं। और हाइट किस में देखते हैं? मीटर में देखते हैं। जानते होंगे आप, मीटर में देखते हैं हाइट, तो है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा बीएमआई क्या होता है। तो वेट अपॉन हाइट, उसको बोलते हैं बीएमआई। अब कैसे पता लगेगा? जरा ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, आप सबको पता चल जाएगा कि आप ओबेसिटी में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पहला, अगर आपका बीएमआई आया 18 से कम, जब ये वैल्यू पुट करी तो अगर आपका बीएमआई आया 18 से कम, लेस देन 18, 18 से कम आया, तो बच्चों आप चल रहे हैं अंडर वेट। आपका वजन कम है, आपको वेट गेन करने की रिक्वायरमेंट है, आपका वजन कम है। दूसरा, अगर आपका 18 से 25 के बीच में आता है तो बिल्कुल आप नॉर्मल है, ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, आप सामान्य इंसान हैं। अगर आपका ओबेसिटी आया 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में, तो आप चल रहे हैं ओवरवेट में। थोड़ा वजन ज्यादा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, वजन ज्यादा है आपका, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल कीजिए। बट अगर आपका आया बीएमआई 30 से ज्यादा, तो आप में क्या है? आप ओबेसिटी स्टेज में चल रहे हैं, आप में मोटापा है, आप में मोटापा है। तो ये आपका बीएमआई ऐसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आप जाकर अपना डॉक्टर से बीएमआई रेट चेक करवा सकते हैं, या जिम विम जाते हैं आप, योगा क्लासेस जाते हैं तो वहां पे चेक किया जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूं कि अगर आप फैट ज्यादा लेते हैं तो आपके बॉडी में ओबेसिटी लेवल बढ़ जाता है, और ओबेसिटी को मेजर किया जाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से। ऊपर आपके शरीर का वजन, नीचे आपका हाइट, वजन किलोग्राम में होता है, हाइट मीटर में होती है। अगर 18 से कम में आया, आपको वजन गेन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 18 से 25 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 30 में आए, थोड़ा सा ओवरवेट में चल रहे हैं, थोड़ा सा वजन कम कर लो। ठीक है, ठीक है। और 30 से ज्यादा है तो आप में मोटापा आ चुका है, आप ओबेसिटी स्टेज में चल रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। अब तो ऐसे ही रहोगे आप। मैम बिटवीन 25 to 30, अच्छा मैंने क्या लिख दिया? हाँ 25, ये 25 आएगा, 20 नहीं आएगा, 25 से 30 होगा। तो आप ओवरवेट में चल रहे हैं। बट अगर 30 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप तो भाई परमानेंट हो चुका है, आप क्या करेंगे, है ना। अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, है ना। हो गया तो हो गया। मैम मेरा 23 आ रहा है, 23 है तो अर्पित मतलब ठीक है, आप नॉर्मल है। मैम मेरा फर्स्ट बार लाइव आया हूं, एमआरएनए मैसेज कहां से लाता है? दिनेश कितनी बार बताऊं, एमआरएनए सेल के कंपोनेंट से लाता है। ध्यान से पढ़ लिया करो यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट आता है, तो एक तो एक्सेस अमाउंट लेने से क्या हो सकता है? ओबेसिटी लेवल बढ़ सकता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि अगर आप ज्यादा लेते हैं फैट तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कौन सा लेवल बच्चों? कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अगर आपने फैट ज्यादा ली, एक्सेस अमाउंट में हो गई फैट, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपकी आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक टाइप का आपके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फैट होता है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं बच्चों, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये 75% कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर बनाता है। 75 जो % होता है कोलेस्ट्रॉल, वो आपका लीवर बनाता है। और बाकी का जो 20 से 25% होता है, वो आप फूड के थ्रू लेते हो, आप खाने के थ्रू लेते हो कि कौन सा खाना कितना ले रहे हैं, तो वहां से पता लगता है। ठीक है, अब बात ये आती है बच्चों कि अगर आप फैट ज्यादा ले रहे हैं, अगर आप वसा ज्यादा खा रहे हैं, इंक्रीज का सिंबल, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? ये अमाउंट अगर आपका वेरी कर रहा है, ज्यादा ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई? कोलेस्ट्रॉल क्या है? अनडाइजेस्टेड फैट है। फैट चिकनापन है, चिकनापन है ना। और ये जो चिकनापन है बच्चों, ये धीरे 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 आएगा कहां?
धीरे 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 आएगा आपकी आर्टरीज में। अब आर्टरीज क्या होती है इतना तो पता होना चाहिए। आर्टरी में आएगा, आर्टरी को बोलते हैं धमनी। आर्टरी क्या होती है तो मैम ऐसे पतली पतली पाइप होती हैं जिनके अंदर ऐसे खून जा रहा है, इसके अंदर ऐसे हमारा खून, ये लो लाल रंग से बना दिया, ऐसे खून भाग रहा है, इनके अंदर दौड़ रहा है खून, ये नसें होती हैं, हमारी नसों के अंदर खून दौड़ रहा है, ठीक है। बट जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा होता है तो ये जो आर्टरीज हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का क्या होने लग जाता है, डिपोजिशन होने लग जाता है, जमाव होने लग जाता है। ज्यादा तेल खाओ, ज्यादा घी खाओ, ज्यादा तेल घी ज्यादा नहीं पचेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में आ जाएगा, जम जाएगा, और जो तेल घी जमा हुआ है वही आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और वो क्या होगा, वो आपकी धमनियों में आकर ऐसे धीरे 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 इन धमनियों के अंदर की साइड ऐसे धीरे धीरे जमने लग जाएगा। यहां पर भाग कौन रहा था, खून, और अंदर की साइड कौन जम गया इन धमनियों में, कोलेस्ट्रॉल की ऐसी लेयर बन गई। और ये कौन सी आर्टरीज होती है तो बच्चों में बता देती हूं, मेनली ये कहां पर होता है, ये होता है कोरोनरी आर्टरी में, ये होता है कोरोनरी आर्टरी। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि ये कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। वो आर्टरीज जो हमारे हार्ट तक खून और ऑक्सीजन लेकर जाती हैं, ये आर्टरीज होती हैं हृदय की धमनियां होती हैं ये। और हृदय क्या होता है, हृदय हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट तक जो खून, और खून के अंदर सब जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऐसी आर्टरीज जो हमारे हार्ट तक खून और ऑक्सीजन को लेकर आती है उनको आप कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। और इन कॉर्नरी आर्टरी के अंदर धीरे धीरे किसका डिपोजिशन होने लग जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब यहां पर इस आर्टरी में ऐसे खून जा रहा था तो इस खून के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी मैम, क्योंकि मैम यहां पर कोलेस्ट्रॉल की लेयर, कोलेस्ट्रॉल की परत जम गई है ऐसे, तो धीरे धीरे ये आर्टरीज ऐसे क्या होने लग जाएंगी, ब्लॉक होने लग जाएंगी। और जब आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो खून ब्लॉक होगा, और खून ब्लॉक होगा तो किसका सर्कुलेशन ब्लॉक होगा, ऑक्सीजन का। और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा आपके हार्ट के पास, हार्ट काम करना बंद कर देगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक और हृदय आघात आ जाएगा। हार्ट में जो कॉर्नरी आर्टरीज है वो क्या हो गई हैं, ये आर्टरीज मैम ब्लॉकेज हो गई है, इनके अंदर क्या हो गई है, इनके अंदर ब्लॉकेज हो गई है। किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक आएगा। बट इस टाइप का जो हार्ट अटैक है वो कहलाता है एरिथ्रोकोलोरोसिस। इस हार्ट अटैक को कहा जाता है डॉक्टर की लैंग्वेज में एरिथ्रोकोलोरोसिस। एरिथ्रोकोलोरोसिस ये हार्ट अटैक का नाम है एक, ठीक है। एथ्रोकोलोरोसिस या इथ्रोकोलोरोसिस में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि होता क्या है मैम जब फैट ज्यादा लेते हैं, तेल घी ज्यादा लेते हैं, ये तेल घी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जम जाते हैं, जमकर हमारी धमनियों में ऐसे जम जाएंगे, अंदर की साइड धमनियां जमेंगी, धमनियों में ब्लॉकेज हो जाएगी। किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ऑक्सीजन का। हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो गया क्योंकि कौन सी आर्टरी ब्लॉक होगी, कॉर्नरी आर्टरी। क्या आएगा, हार्ट अटैक। क्या इसको क्या बोलेंगे, एथेरोकोलोरोसिस बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एथेरोकोलोरोसिस। एक टाइप का हार्ट अटैक ही होता है। तो ज्यादा तेल घी ना खाएं तो उसके लिए उतनी काम भी करें, ठीक है, उसके लिए काम भी करें। अब बात ये आती है बच्चों तीसरा कि हमारे बॉडी में ये जो फैट होती है ये स्टोर कहाँ होती है। मैंने बोला कि फैट ज्यादा है, जो फैट है उसका जमाव हमारे शरीर में कौन से टिश्यूज में होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो फैट होती है उनका जमाव एडिपोज टिश्यूज में होता है। कौन से टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यू। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वसा का संग्रह कौन से ऊतकों में होता है, आप बताएंगे वसीय ऊतक में। फैट जो होती है हमारे बॉडी में वो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होती हैं। और अगर ज्यादा ही आपके अंदर फैट आ गया या एडिपोज टिश्यू में ज्यादा फैट हो गया तो मैंने बताया है जब भी हमारे बॉडी में कोई भी एक्सेस अमाउंट होता है वो कहां पर आकर स्टोर होता है, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। और हमारे लीवर के अंदर जब फैट का अमाउंट ज्यादा होता है
तो हमारी जो लीवर की सेल्स हैं वो क्या है, वो डैमेज होने लग जाएंगी। धीरे धीरे लीवर की सेल्स काम करना बंद कर देंगी और जिसको कहा जाता है लीवर सिरोसिस। क्या कहा जाता है, लीवर सिरोसिस। सुना होगा कभी ना कभी कि मुझे लीवर सिरोसिस हो गया है, डॉक्टर ने बोला है। बीमारी का नाम है ये बीमारी का नाम है। ठीक है, फिर रिपीट करूं, एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब वसा ज्यादा होती है तो वो कहां पर स्टोर होती है, कौन से टिश्यू में, टिश्यू पूछा तो एडिपोज टिश्यू। और जब वसा ज्यादा होकर कौन से ऑर्गन में स्टोर होती है, जब भी हमारे बॉडी में कोई ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है उसको अपनी तरफ बुला लेता है कौन, लीवर। लीवर क्या करेगा, ज्यादा फैट को रखेगा। ज्यादा फैट रखने से लीवर की सेल्स जो होती है वो डैमेज, वो खराब होने लग जाएंगी। और जब लीवर की सेल्स डैमेज होती हैं तो उसको कहा जाता है लीवर सिरोसिस। अल्कोहल लेने से भी लीवर सिरोसिस होता है, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल लेने से भी लीवर की सेल्स डैमेज हो सकती हैं। तो अगर आपने फैट कम ली बच्चों तो वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, बट अगर आपने फैट ज्यादा ली तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, और आपके बॉडी में क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में ओबेसिटी लेवल बढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में मोटापा आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इतनी बात आपको किसके बारे में याद रखनी है, फैट के बारे में। ठीक है, फैट के बारे में आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखने थे। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट करवा दिया, मैंने आपको प्रोटीन करवा दिया, मैंने आपको फैट करवा दी। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम क्या, विटामिन्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में हम यहां से विटामिन, उन विटामिन के केमिकल नेम, उनके सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में कि कौन कौन सा मिनरल हमारे बॉडी में कहां होता है। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। विनोद, आप नए स्टूडेंट हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिस भी बैच में आपने एनरोलमेंट करवाया है। मैम एमसीक्यू बैच बताएं, एमसीक्यू बैच अभी 2 बजे क्लास होगी उसमें। ठीक है मैम, ग्रुप डी के एग्जाम तक वीडियो रहेगा, ये ऑब्वियसली रहेगा। मैम सबसे बीमारियां होती हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, सब खाएं, अच्छा खाएं। ठीक है, अब बात देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा प्रोटीन, हमने पढ़ा फैट। मैंने बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बॉडी में एनर्जी देती हैं, और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, जबकि जो फैट होती है वो हमारे बॉडी में लॉन्ग वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। आप हमारे बॉडी में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट पर। जैसे सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है आप बताएंगे, फैट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 to 4.3 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 to 4.3 या 4.5 भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, वो भी सही है। और 1 ग्राम फैट से 9.1 to 9.3 कैलोरीज मिलती हैं। फैट हम ज्यादा नहीं खा सकते, फैट ज्यादा खाओगे ओबेसिटी लेवल बढ़ जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और आपका हार्ट अटैक आने की, लीवर सिरोसिस, लीवर फैटी हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर की सेल्स डैमेज हो सकती हैं, लीवर खराब हो सकता है आपका फैट ज्यादा खाने से। फैट कम ही खाएं पर अच्छी खाएं। अच्छी का मतलब होता है कि फैट 2 टाइप की होती है, एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड हो, जो टेम्परेचर डिक्रीज करने में सॉलिड हो जाए। ये प्योर डेफिनेशन है, अलग अलग बुक में अलग लिखी होती है। जो प्लांट से मिलती है वो संतृप्त, जो एनिमल से मिलती है वो संतृप्त बोलते हैं, जिनको जो प्लांट से मिलती है वो असंतृप्त बोलते हैं। ऐसा कुछ आपका बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई होती है। बट आप याद रखिएगा, हम जो नॉर्मली फैट खाते हैं वो तेल खाते हैं, घी खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, सब फैट होती है। हम फैट खा सकते हैं, खाइए फैट, पर उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपना उस फैट को बर्न कीजिए, उस फैट को जलाइए। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे बॉडी में हमारा जो मेंटली हमारा जो डेवलपमेंट है, दिमाग का, हमारे टिश्यूज का, हमारे सेल्स का, जो भी हमारा अपना इतना सारा अपने जो बॉडी की ग्रोथ, टिश्यूज की ग्रोथ है, वो सब कौन करवाता है, प्रोटीन। हमारे बालों में अल्फा केराटिन होता है, याद रखिएगा। हमारे नाखूनों में, बालों में केराटिन होता है, टमाटर में ल्यूकोपिन होता है, गाजर में कैरेट होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आंखों के अंदर हमारा एक पिगमेंट होता है रोडस्पिन, वो बनाकर आंखों की जो रोड सेल्स होती है उनको अच्छा करने का काम करता है, इसलिए गाजर वाजर खाने चाहिए। वो कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी प्रोटीन की, तो हमारा जो स्किन है, उसकी स्किन के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है, हड्डियों में ओसिन होता है, मसल्स में मायोसिन एक्टिन होते हैं।
और हमारे खून के अंदर फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड आपके ग्लोब्यूलिन, ये सब प्रोटीन होते हैं। अंडा खा रहे हैं तो अंडे का जो आप अंदर से जो व्हाइट वाला पार्ट खा रहे हैं उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन खा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज्यादा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में, माउथ के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जबकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जबकि जो लिपिड्स हैं उनका डाइजेशन ओनली एंड ओनली किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कौन कौन करता है, अमाइलेज एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन पेप्सिन और आपका ट्रिप्सिन करता है, जबकि फैट का डाइजेशन बाइल जूस एंड लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक है, इसके बाद ये कहां से पढ़ लिया आपने देवेंद्र सिंह? तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में ले रहे हैं तो आपका वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, बहुत जल्दी थक जाओगे, थकान आ जाएगी, मसल्स में काम करने का मन नहीं करेगा, आप आलसी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर प्रोटीन आप कम ले रहे हैं तो आप में मैरास्मस हो जाएगा। प्रोटीन बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, उस बच्चे में मैरास्मस या उसको क्वासियोरकर हो जाएगा। और अगर फैट कम ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा लेने से बहुत ज्यादा बीमारी हो सकती है, ये सब बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम विटामिन पढ़ेंगे, बट मैं सोच रही हूँ अगले वीक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, तो अगले वीक से हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल छुट्टी, संडे को कोई क्लास नहीं होती, टीचर की भी जिंदगी होती है, उसे भी आराम करने दो। मैम फास्ट चल रही हो आप, मैं फास्ट नहीं चल, जो पढ़ाया उसको 5 मिनट में रिवाइज करवाया आपको। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना पढ़िए, अगली क्लास में मिलेंगे हम। मैम इतना फास्ट कैसे बोल लेते हैं, बोल बोल के तुम लोगों के साथ ना माथा ना एकदम मेरा। मैम बॉडी का वजन ज्यादा क्यों हो जाता है, बताया तो है अभी क्यों हो जाता है। मैम एक डाउट है, मेरा कोई डाउट नहीं है, ये क्या था? मैम एमसीक्यू बैच में पीडीएफ भी है क्या? यस, पीडीएफ मिलती है दोनों इंग्लिश में, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। अरे फॉर्मूला सेम होता है, मोनोसेकेराइड है, उनका जो बेसिक फॉर्मूला मान रखा है आईयूपेक ने वो मान रखा है C6H12O6, और जो फ्रक्टोज होती है, जो आपका डाइसेकेराइड होती है, उनका बेसिक फॉर्मूला होता है C11H22 C12 and H22 and O11। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। चीजों को ध्यान से सुन के पढ़ा करो, डाउट आएंगे इन्हें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।